नमस्कार। गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। गुहार छत्तीसगढ़ की हम आज खबर सबसे खास ये है कि लाल जो आतंक था उससे मुक्ति की बात शुरू हो गई। खासतौर से नक्सलियों ने बड़े पैमाने पर समर्पण की खबरें वहां से आ रही हैं। नक्सल के मामले में ये भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की बात की थी। साल दर साल नक्सली घटनाओं पर एक नज़र। आपको बता दें कि 2010 में 625 नक्सली घटनाओं में 343 मौतें हुई थी और 2011 में 465 नक्सली घटनाओं में 112 मौतें हुई थी और 2015 में 466 नक्सली घटना और 101 मौत। ये आंकड़ा 2016 में 395 नक्सली घटनाओं में 107 मौत का था। सन 2017 में 373 घटनाएं हुई, 18 में 392 घटनाएं हुई और 153 मौतें। 2019 में 263 नक्सली घटनाएं और 94 मौतें हुई। 2020 में यह आंकड़ा 77 नक्सली घटनाओं पर आकर टिका। नक्सल हिंसा में हुई मौतों में भी 85% एक तरह से गिरावट आई है। तो ये था साल दर साल नक्सली घटनाओं का एक तरह से विवरण। आपको बता दें कि संतोष की बात यह है कि 85% नक्सली घटनाओं में कमी आई है और ये एक तरह से लाल खौफ से आतंक की मुक्ति की शुरुआत हम मान सकते हैं और भूपेश बघेल की सरकार इस पर बेहतर काम करती हुई नजर आ रही है। चर्चा शुरू करें उसके पहले सुन लेते हैं कि बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने इस पर क्या कहा। पूरे देश में एक समय था कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा हमारे जवान शहीद होते थे और आम नागरिक की मौतें होती थी, लेकिन लगातार उस क्षेत्र में काम करने के कारण से हमारी जो नीति है कि विश्वास, विकास और सुरक्षा, इस नीति से चलते हुए आज उसमें काफी कमी आई है। तो हमारे ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा भी इस प्रकार से जो रिपोर्ट आया है वो हमारे लिए संतोष का विषय है। तो इस पूरे मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर और पत्रकार साथी अनिरुद्ध दुबे स्टूडियो में है हमारे साथ, और किरण बघेल रहेंगे बीजेपी के प्रवक्ता। तो सबसे पहले मैं आना चाहूंगा अनिरुद्ध दुबे जी आपके पास। अच्छी खबर है, मैं ये भी कह सकता हूं कि खुशखबरी है कि जो कभी छत्तीसगढ़ लाल आतंक के साए में था अब उससे मुक्ति मिल रही है। घटनाएं साल दर साल कम होती जा रही है और सबसे खास बात कि ये आंकड़ा 85% कम हुआ है। किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, निश्चित रूप से अभी नक्सली घटनाओं में कमी तो आई है। मैं इसको छत्तीसगढ़ राज्य के बनने के पहले से मैं देखते आऊंगा। 80 का दशक जब आखिरी में था, आखिरी का जब दौर था, तो नक्सलवाद की जो है आहट यहाँ पे बस्तर में पड़ चुकी थी। छुटपुट घटनाएं सुनने को मिला करती थी जी। 90 के दशक में भी वो जो है छुटपुट घटनाओं का ही एक दौर चला करता था। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद फिर नक्सलवाद अपना जो है बड़ा स्वरूप लेता चला गया और खास करके ये जो है 2005 के बाद से ये बहुत पंख फैलाए नजर आया। इसके कई कारण हो सकते हैं, जो हो सकता है कि अभी जो चर्चा होगी उसमें देखने में आएगा। और अभी जो है सरकार निश्चित रूप से जो है विकास का दावा कर रही है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ये आंकड़ा गिरा तो है, लेकिन आपने ये भी सवाल किया कि इसको किस रूप में देखते हैं जी। तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल का जो पहला दौर था तो नक्सली वारदात इतनी नहीं होती थी। उनका जो दूसरा और तीसरा जो दौर रहा उसमें नक्सली वारदातें बहुत सारी हुई और मुझे जहां तक लगता है तो उस समय एक दो लाइनें बहुत उस भाजपा सरकार के समय में कहा जाता था कि हम नक्सलियों को उनकी मांद में घुसकर मारेंगे जी। और जब जब मांद में घुसकर मारेंगे ऐसी चुनौतियां पेश हुई है, उसके कुछ दिन बाद कुछ ना कुछ विस्फोटक घटनाएं देखने मिली हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है मतलब बड़े बड़े दावे या बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़ी बड़ी चुनौतियां
बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना तो करना चाहिए, लेकिन बड़ी बड़ी घोषणाओं से बचते हुए सीधे सीधे जो है विकास के पथ पर चलते हुए कुछ कार्य करने की बस्तर में जरूरत थी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अनिरुद्ध जी, एक चीज जरूर मैं आपसे पूछूंगा, इसका सियासी कनेक्शन क्या लगता है आपको? क्योंकि नक्सलियों को सियासी समर्थन भी पर्दे के पीछे से मिलता रहा है। खाली हम बात नहीं कर रहे हैं एक राज्य की, देश भर में जहां जहां भी है नक्सली और आतंकियों को पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलता है। तो छत्तीसगढ़ का जो नक्सलवाद है उसको क्या अब राजनीतिक संरक्षण मिलना बंद हो गया है, कम हो गया है? इस पर आपकी राय? देखिए, क्या है जो आप पूछ रहे हैं, नक्सलवाद तो कई बार जो है अबूझ पहेली लगता है। खुद डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे जी, तो दिल्ली से कॉलेज छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल आया हुआ था, और मुख्यमंत्री से जब उनसे मुलाकात हुई थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से, तो उनसे कहा गया था कि ये नक्सलवाद क्या चीज है। तो उन्होंने कहा कि हम भी यही समझना चाहते हैं कि आखिर नक्सली क्या चाहते हैं। और बात का पहले तो यह कि ग्रामीण क्षेत्रों में, और मतलब बीहड़ क्षेत्रों में कह लीजिए, वहां पे नक्सलवाद था। फिर दो स्वरूप आया, दो तरह की बातें होने लगी, ग्रामीण नक्सलवाद और अर्बन नक्सलवाद। अब आपको इसको किस रूप में देखेंगे? सियासी कनेक्शन की जो बात है जहां तक के है, तो ऐसा तो कुछ जाहिर नहीं हुआ और अभी तक ऐसा कोई प्रकट हुआ नहीं है जिसपे बहुत दावे के साथ कुछ कह बिल्कुल। दुबे जी, आपने कहा कि ये अबूझ पहेली है और नक्सलवाद के साथ अब अर्बन नक्सलवाद भी की भी माने बातें होने लगी है, और हमें लगता है कि अगर ये अर्बन नक्सलवाद है तो ये उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। जो समर्पण हो रहा है ये सुखद है, लेकिन अगर अर्बन नक्सलवाद जैसा कोई शब्द गढ़ा गया है तो वो और भी खतरनाक होगा। मैं पूछूंगा आपसे अगले दौर की बातचीत में कि आखिर एक बार ये भी हुआ था कि नक्सलियों पर एयर अटैक भी किया जाए, जब उससे लोग बहुत तंग आ गए थे और उनकी गतिविधियां बढ़ गई थी। लेकिन मैं आपसे इस पर बाद में सवाल करूंगा, अभी मैं आता हूं धनंजय जी आपकी तरफ। कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस ने नक्सलवाद के मामले में बहुत कुछ खोया है और वो दिल को दुखा देने वाला है। बड़ी लीडरशिप आपकी इस पूरे नक्सलवाद ने एक तरह से मिटा दी है, जुदा कर दी है, जिसमें वीसी शुक्ला जी और आपके बड़े लीडर नंद कुमार जी और सब लोग जिसमें शहीद हो गए थे। तो सीधी सी बात है कि कांग्रेस के खाते में ये श्रेय जा रहा है। आप इसको किस ढंग से देख रहे हैं? फिर मैं आपसे अगले सवाल करूंगा। देखिए राघवेंद्र जी, जिस प्रकार से आपने कहा, तो निश्चित तौर पर नक्सलवाद का दंश कांग्रेस पार्टी ने झेला है। हमने झीरम घाटी में अपने वरिष्ठ नेताओं को इस नक्सलवाद के चलते, और जो एक राजनीतिक षड्यंत्र भी कहूंगा मैं, नक्सलवाद के सामने जो राजनीतिक षड्यंत्र किया गया था कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, हमने अपने वरिष्ठ नेताओं को खोया है और इसकी पीड़ा हम जानते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ की जनता जो 15 साल तक जो नक्सलवाद की दंश झेल रही थी, जैसा भी मदनवाड़ा कांड की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत हुई, उसमें समझ में आया कि किस प्रकार से हमारे पुलिस के जवान और अधिकारी वहां शहीद हुए थे। उसके पहले एडेन कांड की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, सारखेगुड़ा कांड की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसी नक्सलवाद की घटनाएं हुई जिसमें छत्तीसगढ़ के माटी पुत्रों की शहादत हुई, आम जनता की, हमारे पुलिस जवानों की शहादत हुई। स्वाभाविक बात है, इस दंश को, इस पीड़ा को वही समझ सकता है जिन्होंने अपनों को खोया है। और अगर आज नक्सलवाद के खात्मे के संबंध में अगर अच्छे संबंध आते हैं कि 85% की उसमें कमी आई हो, नक्सलवाद एक प्रकार से खात्मे की ओर है, तो निश्चित तौर पर इसका पूरा असर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की नीति को जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण बताऊंगा राघवेंद्र जी कि जब नक्सलवाद की हम चर्चा करते हैं तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र की जनता के साथ संवाद स्थापित करने की बात होती है, उस जनता के विश्वास को जीतने की बात होती है जो 15 साल की सरकार जीतने में नाकाम भी रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वहां के बुद्धिजीवी वर्ग के साथ, वहां के डॉक्टर्स के साथ, वहां के व्यापारी के साथ, वहां किसान के साथ, वहां के युवा के साथ, वहां के महिलाओं के साथ संवाद स्थापित कर जो विश्वास प्राप्त किए हैं, और उस विश्वास की बदौलत आप देखेंगे उनको लगने लगे सरकार उनकी है। और भूपेश बघेल जी नक्सलवाद क्षेत्र में जाकर चौपाल जब लगाए, उनकी समस्या को सुने बतौर मुख्यमंत्री, तो उनको लगा सरकार उनकी है, जो उनके जल जंगल जमीन की रक्षा करेगी, जो उनके शिक्षा की बात करेगी, उनके स्वास्थ्य की बात करेगी, उनके रोजगार की बात करेगी, उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा करेगी। तो विश्वास पैदा हुआ। देखेंगे नक्सलवाद के खिलाफ वो जनता जो डरी समय रहती थी नक्सलवाद क्षेत्र के, उन नक्सलियों के खिलाफ सीना ठोक कर सामने खड़ी हुई। ये नक्सलवाद को खत्म करने की हमारी जीत रही है। और वही तो कल परसों में एक अच्छी तस्वीर देखा हूं कि नक्सलवाद के खिलाफ जो हमारे जवान लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पे जवान जब 14-15 जवान वापस आते हैं तो जो देखते हैं एक वृद्ध महिला महुआ बीनते हुए नजर आती है, उनके साथ जवान महुआ बीनने लग जाते हैं और उस महुए को इकट्ठा करके कंधों में लाद के उसे घर तक पहुंचाते हैं।
अगर ये विश्वास अर्जित करने किसी काम ने किया तो भूपेश बघेल सरकार की नीति के चलते हुआ है। उस महिला को विश्वास हुआ कि जवान मेरी रक्षा के लिए, मेरे सहयोग के लिए है और ये सरकार मेरी है, इसलिए आज 85% जो गिरावट आई है ये सबसे बड़ा कारण वही है और उनके अधिकार देने का हमारी सरकार ने किया है। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल और है, एक नया शब्द गढ़ गया है, अर्बन नक्सलवाद। इस पर भी मैं, जैसे मैंने दुबे से कहा था कि उनसे पूछूंगा मैं कि अर्बन नक्सलवाद में क्या उनकी राय है, क्योंकि अगर शहरों में ये चीज आ रही है तो फिर ये और भी खतरनाक है। लेकिन आपने जिक्र किया था बातचीत में कि झीरम घाटी की रिपोर्ट, क्योंकि वो रिपोर्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब सरकार आपकी है, उम्मीद की जा रही है कि भूपेश बघेल की सरकार के चलते वो रिपोर्ट भी विधानसभा में टेबल की जाएगी, बताई जाएगी, क्योंकि उसका सच भी सबके सामने आना जरूरी है। मैं लौटूंगा, हमारे साथ भाजपा की प्रवक्ता किरण बघेल जी जुड़ गई हैं। किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? तो सीधी सी बात है कि जो काम 15 साल में बीजेपी की रमन सरकार नहीं कर पाई, उसको 3.5 साल के पहले ही भूपेश बघेल की सरकार ने कर दिया है। ये करिश्मा कैसे हुआ जो भूपेश बघेल ने कर दिया, और आखिर ऐसा कौन सा काम था जो आपकी रमन सरकार नहीं कर पाई? हालांकि आपके विषय क्षेत्र के बाहर की चीज है, वो मामला रमन सिंह जी का है, लेकिन पार्टी के प्रवक्ता के नाते आपकी इसमें क्या राय है? देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि नक्सल समस्या के जनक, पालक पोषक कांग्रेस सरकार इससे समस्या बता रही है, ये तो बहुत ही हास्यास्पद की बात है। जहां तक ये कह रहे हैं कि इनकी सरकार ने कुछ ही साल में ठोस नीति के चलते इस नक्सल समस्या से निजात दिलाया है, तो मैं धनंजय भैया से पूछना चाहूंगी, ऐसी क्या ठोस नीति बनाई है इनकी भूपेश सरकार ने पिछले 3 सालों में, जिसके चलते इन्होंने इतनी नक्सल समस्याओं में कमी जो ये बता रहे हैं, कौन सी ठोस नीति बनाई है इसके चलते इन्हें समस्या कम दिखाई दे रही है? और इनकी सरकार में ही नक्सल समस्याएं पल्लवित हुई है, पुष्पित हुई है। ये तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अटल बिहारी सरकार को, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को जो इतने सालों से अपेक्षित रहा उसकी ध्यान दिया और एक पृथक राज्य बनाया, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में शासन प्रशासन की पकड़ बनी और नक्सल समस्याओं को निजात पाने में कांग्रेस का नहीं बल्कि मैं तो कहती हूँ भाजपा सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। श्रेय लेना इनकी पुरानी आदत है और मैं तो कहती हूँ ये हमारी। किरण जी, आपकी बातचीत का प्रवाह बहुत माफी के साथ रोक रहा हूं मैं। दरअसल होता क्या कि जब कभी किन्हीं राज्यों में, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात करें, जब वहां दंगे हुआ करते थे, गुजरात की हम बात कर लें, तब बीजेपी कहती है कि हमारी सरकार के आने के बाद दंगे बंद हो गए, हमने लोगों को अच्छा शासन दिया। तो कांग्रेस कहती है कि चूंकि दंगे कराने वाले खुद सरकार में आ गए इसलिए दंगे बंद हो गए। आप उस बात को नहीं स्वीकारते। अब जब बघेल सरकार ने नक्सलवाद पर नियंत्रण किया है, समर्पण करा रहे हैं, तो फिर आप कहते हैं कि जो नक्सलवाद के जनक थे वो सरकार में है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ेगा, जो अच्छी बात है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। भले ही आप उनकी तारीफ ना करें, लेकिन आलोचना इस मुद्दे पर मेरे ख्याल से बघेल सरकार की करना अनुचित होगा, क्योंकि ये तो क्रेडिट उनके खाते में है जो 15 साल में आप नहीं कर पाए। कि इनके जन घोषणा पत्र में था कि नक्सलवादियों से इनका संवाद होगा। जन घोषणा में ही इन्होंने कहा था कि इनसे संवाद करेंगे, उनसे वार्तालाप होगी, उसके बाद इसका कोई भी हल ढूंढा जाएगा। तो कितनी संवाद इनकी हो चुकी है, इनका पुनर्वास का कितनी तैयारी बघेल सरकार ने किया है, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगी कि अभी तक क्या ठोस नीति बिल्कुल पूछता हूं मैं, उठाई है भाजपा सरकार? हम पूछेंगे, लेकिन इसमें टीम भूपेश बघेल जो है उसका भी बड़ा योगदान है। जो उनके साथ टीम काम कर रही है उसने नक्सलियों के बीच में भरोसा कायम किया। जैसा धनंजय जी कह रहे थे कि जब एक आदिवासी महिला महुआ बीन रही थी और फिर जब वो सुरक्षा जवान वहां से निकल रहे थे, उन्होंने उस महिला की मदद की, महुआ बीन के उसकी मदद की और बाकी सामान भी उसके घर तक पहुंचाया। तो ये भरोसे की बात है। हम ये नहीं कहते कि रमन सिंह सरकार ने कोई काम नहीं किए थे अच्छे, उन्होंने भी किए थे, लेकिन सफलता का श्रेय बघेल सरकार के खाते में जा रहा है। मैं लौटूंगा दुबे जी, जहां तक धनंजय जी कह रहे हैं कि हमने भरोसा कायम किया, विश्वास जीता, इसलिए लोग नक्सलवाद से पीछे हट रहे हैं। किरण जी का सवाल है कि आखिर ऐसा इन्होंने क्या कर दिया जो नक्सलवादी कम हो रहे हैं? आप पहले आपकी राय सुन लूं, फिर मैं आता हूं धनंजय जी के पास। दुबे जी, देखिए, मैं तो और थोड़ा सा पीछे जाने की बात करता हूं। अब वो सरकार और ये सरकार दोनों को अलग रख दें।
अक्सर जब चुनाव होते थे, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव, तो नक्सलियों की तरफ से अपील होती थी कि मतदान का बहिष्कार करें। तो ऐसा होने लग गया था कि बस्तर के कई मतदान क्षेत्रों में वहां पे मतदान का बहिष्कार होता था। 2018 का जो है विधानसभा चुनाव हुआ तो बस्तर में जो है रिकॉर्ड मतदान हुआ था। अब ये भी सोचने की बात है कि इस इतने बेखौफ होके लोग मतदान कैसे किए। फिर जो चुनाव परिणाम रहा है, बस्तर की 12 में से 11 सीटें कांग्रेस जीतकर आई। उसके बाद लोकसभा चुनाव में अनोखा प्रयोग हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चेहरे बदले, और पूरे जो चेहरे बदले तो आश्चर्यजनक से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लोग जीते। लेकिन उस स्थिति में भी बस्तर में जो 2 सीटें होती है उसमें से 1 सीट में जो है कांग्रेस जीतकर आई। दीपक बैजी बस्तर सीट से जीते, और उस समय भी जो मतदान हुआ वो जो है मतलब उसका जो परसेंटेज था वो अनोखा था। तो कुछ जो है बदलता स्वरूप जो है चुनाव के समय ही दिखने लग गया था। दुबे जी, इसमें जो भूपेश बघेल की टीम है की जो तस्वीर है वो आपके सामने। मेरा सवाल था कि जो भूपेश बघेल की टीम है जिसमें उनके एडवाइजर भी शामिल हैं, उन लोगों की भी कोई भूमिका रही इसमें? देखिए, भूमिका जो है मतलब है, मैंने आपको कहा कि अबूझ पहेली है ना। झीरम घाटी की घटना जो हुई थी आप भी जानते हैं, अपना 4-5 साल बल्कि ज्यादा ही हो गया झीरम घाटी की घटना को। तो ये उस झीरम घाटी की घटना के बाद से जो था, नक्सलवाद का कब अंत होगा, कहां पर जाके ये थमेगा, ये सब सवाल कौंधा करते थे। लेकिन आज जो नियंत्रण में स्थिति तो है, और सरकार के किस कदम से हुआ, कौन से कदम से हुआ, भाई विकास तो हो रहा है। बस्तर की यात्राएं भूपेश बघेल जी की होती है तो ये माना जा सकता है कि सार्थक पहल हुई है। पिछली सरकार क्यों नहीं कर पा रही थी, ये भी एक प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जवाब जो है बस्तर जाके ही खोजना पड़ेगा। यहाँ पे मतलब ये कि हम सामान्य चर्चा में बड़ा कठिन है। मैं इस पर थोड़ा सा इसको टच करने की कोशिश करते हैं। आपने कहा कि विधानसभा चुनाव के चलते वहां भारी मतदान हुआ था, इसका मतलब कि तब रमन सिंह की सरकार थी, और मतदान का मतलब है कि नक्सलियों का खौफ वहां कम हो गया था, ये हम मान सकते हैं। यानी सरकार जब चुनाव लड़ रही थी और सरकार बदल रही थी, उसके पहले ही वहां नक्सलवाद घट गया था, इसलिए मतदान ज्यादा हुआ। तो थोड़ा सा क्रेडिट रमन सरकार को भी जाता है। और उसके बाद जो स्थितियां लगातार घटती गई, घटनाओं की, हिंसा की जो स्थितियां घट रही हैं, उसके लिए भूपेश बघेल की सरकार को क्रेडिट जाएगा। मैं लौटूंगा धनंजय जी, सवाल यही है कि आपके पास ऐसा कौन सा जादू का चिराग था कि आपने उसको 3.5 साल में घुमाया और नक्सली आपकी बातों को मानने लग गए, हिंसा उन्होंने छोड़ दी, समर्पण करने लग गए। ये कौन से काम थे जो रमन सिंह की सरकार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो भी विकास कर रहे थे, रमन सिंह की सरकार, वो भी जनता से संवाद कर रहे थे, वो भी सलवा जुडूम कर रहे थे। तो आखिर ऐसा क्या था आपके पास, कोई ऐसा कनेक्शन है आपके पास नक्सलियों का जिसको आपने पकड़ा और फिर नक्सलियों के मन बदलना शुरू हो गए? आपकी राय। देखिए राघवेंद्र जी, मैंने पहले कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र की जनता, वहां के बुद्धिजीवी वर्ग, वहां के पत्रकार, वहां के आम व्यक्ति जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं, उनसे संवाद स्थापित करना। संवाद स्थापित करने का तात्पर्य यह होता है कि नक्सलवाद कैसे फैल रहा है, कहां से फैल रहा है, इसकी जानकारी आपके पास आएगी, उससे बेहतर रणनीति बनाएंगे। जी, हमारी सरकार ने वही किया। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बस्तर जब भी गए, वहां के आम जनता से संवाद स्थापित किए। इसका सबसे बड़ा कारण बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, उस दौरान दक्षिण बस्तर के 3 विकासखंड में नक्सलवाद था। 15 साल की रमन सरकार के दौरान वो नक्सलवाद 14 जिलों तक पहुंच गया। दुर्भाग्य की बात है, तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का गृह जिला कवर्धा भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शामिल हो गया। जी, जो 2 विकासखंड का नक्सलवाद था वो 14 जिलों तक पहुंचा, तो रमन सिंह की सरकार ने पहुंचा। क्यों पहुंचा, इसका कारण भी आप समझिएगा, क्योंकि वहां की जनता का विश्वास जीतने में रमन सिंह की सरकार नाकामयाब रही है। वहां पे जो आदिवासी वर्ग है, जिनको 5वीं अनुसूची के अधिकार मिले हुए, जिनको ग्राम सभा का अधिकार मिले हुए, उनका हनन किया गया, उनके जमीनें छीनी गई। आप देखेंगे 4000 एकड़ जमीन लौंगीगुड़ा में छीना गया रमन सरकार के दौरान। हमारी सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जो छीनी हुई जमीन को लौटाने का काम किया है। 1700 परिवार के 4000 एकड़ जमीन हमारी सरकार ने लौटाया। राघवेंद्र जी, आपको पता होगा नक्सली मामले में जो जेल में बंद जो आदिवासी वर्ग है, ऐसे 712 प्रकरणों में लगभग 912 लोगों की रिहाई हमारी सरकार के दौरान हुई। जो आदिवासी वर्ग है
जो हमेशा से मांग करते रहे कि बस्तर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी उनको दिया जाए, जिसमें रमन सिंह जी मुख्यमंत्री के दौरान कुर्सी में बैठे हुए थे। हमारी सरकार बनी, हमने बस्तर विकास प्राधिकरण का गठन किया, उसमें आदिवासी वर्ग को जनप्रतिनिधित्व दिया, वो तय करेंगे वहां विकास कैसे होगा। हमने सरगुजा विकास प्राधिकरण गठन किया, हमने मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण किया। जनता तो यही मांग करी थी वहां के। हमने वहां पे स्वास्थ्य की सुविधा प्रस्तुत किया। आप देखेंगे बस्तर में जहां हल्के से बारिश हो जाए तो वहां पे संक्रमण के चलते लोगों की मृत्यु हो जाती थी। हमारी सरकार बनी, हमने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के चलाया। वहां पे जो कुपोषित बच्चे थे, कुपोषित महिलाएं थे, उनके स्वास्थ्य के प्रति हमने चिंता जाहिर की, उनको स्वास्थ्य बेहतर सुविधाएं प्रदान की। हमारी सरकार मुख्यमंत्री हार्ट बाजार क्लिनिक के माध्यम से वहां पे लगभग 12 लाख जनता को 40,000 से अधिक हार्ट बाजार क्लिनिक के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की। कोंडा कुआ ऐसा गांव है राघवेंद्र जी, आपको बता देता हूं, जहां पे हमारी सरकार के दौरान वेंटिलेटर पहुंचाया गया है। तो जो हमने विश्वास अर्जित किया, हम वहां पे रोजगार की बात कर रहे हैं, वहां पे शिक्षा की बात कर रहे हैं, हमने चीजें की ना, तो वहां की जनता जो अपने हक के लिए बात कर रही थी, जिनको लगता कि थे पूर्व में जो सरकार रही है, जो उनके जंगल जमीन पर कब्जा करना चाहती है, उनके कानूनी अधिकार को हनन करना चाहती थी, जो आक्रोश था, उस आक्रोश को खत्म करके हमने विश्वास अर्जित किया है। तभी तो वहां के लोग नक्सलियों के खिलाफ सामने आके खड़े हुए ना, और नक्सली से भी हुए। धनंजय जी, इसमें एक बात यह है कि जो नक्सलवाद छोड़कर आम जिंदगी में शामिल हो रहे हैं, जो आप सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, जो नक्सलवादियों को आप जेल से रिहा करवा रहे हैं, कल के दिन ये आपकी बड़ी ताकत बन जाएंगे चुनाव में। ऐसा मान के चलते कि जो अगला चुनाव होने वाला है उसमें ये सारे लोग कांग्रेस की बड़ी ताकत बन के उभरने वाले हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए राघवेंद्र जी, मैंने कहा ना कि निर्दोष आदिवासी वर्ग, जिसको सिर्फ रमन सरकार सिर्फ उसको जंगल जमीन पर कब्जा करने के लिए उनको झूठे मामले में फंसाकर जेल में बंद किया था। ये निर्दोष लोग थे ना, ये नक्सली नहीं थे, ये कोई नक्सलवाद में शामिल लोग नहीं थे। चलिए, कोई हर्रा फिर्रा बेटे समय पर केस बन गया, उसको जेल में बंद कर दिया गया। ये जो काम आपने किए है, ये आपके लिए एक तरह से पॉलिटिकल पावर बनकर भी आएंगे, स्ट्रांग कांग्रेस हो जाएगी, क्योंकि आपने जो काम किए वो आपके फेवर में जाएंगे। ये सवाल मैं दुबे से भी पूछूंगा उसके पहले, लेकिन बातचीत का अंतिम दौर में बघेल जी की तरफ आ रहा हूं। किरण बघेल जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी जी, सारी बातचीत हो गई है और ये भी बता दिया धनंजय जी ने कि किस तरह से विश्वास हासिल किया है, किस तरह से आदिवासियों की जमीनें वापस कराई हैं, किस तरह से जिनको झूठे मामलों में फंसाया गया था उनको जेलों से रिहा किया गया है, और ये सब काम करके उन्होंने विश्वास हासिल किया है, स्वास्थ्य सेवाएं दी हैं, एक तरह से वहां जो सामाजिक काम होते हैं वो सब किए हैं। तो ये सब बातें बताती हैं कि बघेल सरकार रमन सरकार से ज्यादा आदिवासियों के बीच में काम कर रही है। अब आपकी बहुत संक्षेप में टिप्पणी इस पर। मैं धनंजय भाई साहब को क्लियर कर देना चाहूंगी कि 12,000 किलोमीटर की सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत, चाहे वो सुकमा हो, अंतागढ़ हो, ऐसी सड़कों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया। 3,000 से ज्यादा मोबाइल टावर लगाने का काम नक्सल इलाकों में हमारी सरकार ने किया है। 3,000 से ज्यादा जो बोलते हैं डाकघर हमारी सरकार ने दिया है। इसके साथ ही 1 लाख वृत्ति प्रतिनिधि हमारी सरकार ने बनाया था, ताकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो वित्तीय सहायता के लिए पीड़ित लोग या वहाँ के ग्रामीणों को किरण जी, मैं तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, 644 गाँव के 3.5 लाख आदिवासी पलायन किए थे। नक्सल पीड़ित रहा है, जो आपके प्रथम पंक्तियों के नेता शहीद हो गए हैं जिन समस्या को लेकर। जब आप लोग विपक्ष में थे तो भूपेश जी कहा करते थे कि इनके पास खास सबूत है। उनके सरकार आते ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो सबूत दिखाने को, देने को मना कर रहे हैं। तो आपके ही नेता नक्सलियों को क्रांतिकारी कहते हैं, ये आपके ही नेता है। जब जेएनयू में नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, आपके ही नेता उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं। अब तो समझ में आएंगे ना कौन षड्यंत्रकारी थे, जो कि आपकी सरकार ने जांच नहीं करवाया इसका, खड़े भी हो जाते हैं। आपकी सरकार ने जांच नहीं करवाया ना। कांग्रेस के नेता मुझे बड़ा ही आश्चर्यचकित लगता है। धनंजय जी, मुझे लगता है कि कुछ अगर आपको टिप्पणी करें तो कर दीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपस में इतनी बहस हो कि हमारी कार्यक्रम का समापन ठीक से न हो पाए। वो जो पूछ रही हैं उसके बारे में आपकी बहुत संक्षेप में 2-4 वाक्यों में टिप्पणी। निश्चित तौर पर मैं तो किरण बघेल जी को बताना चाहूंगा कि 644 गांवों के आदिवासियों ने, मतलब 3.5 लाख आदिवासी पलायन किए थे रमन सरकार के दौरान पे। उसमें गांवों को आग लगा दिया गया था। ये मुझे बताए ना भाई कि वहां जो 300 बंद हुआ रमन सरकार, सवाल करता हूं, स्वास्थ्य की सुविधाएं 15 साल तक नहीं पहुंच पाया। धनंजय जी, मेरा सब उनका कहना है कि सड़कें हमने बनवाई, वहां डाकघर उन्होंने बनवाए,
पोस्ट ऑफिस की तैयारी उन्होंने की, ये सारे काम जो किए थे इससे भी फर्क पड़ा, ये उनका कहना है। इसको आप मानते हैं कि सड़कें बनी, पोस्ट ऑफिस बने? सुनिए, वहां आपने सड़क बनाया, लेकिन उनके जल जंगल जमीन पे आपने कब्जा किया, उनको जेल में बंद किया। 644 गांव का मैं उदाहरण दे रहा हूँ राघवेंद्र जी, चलिए 644 गांव के 3.5 लाख आदिवासी परिवार जो थे उस गांव को छोड़ के चले गए रमन सिंह की सरकार के दौरान, उनकी सुरक्षा नहीं कर पाए। दुबे जी, शिक्षा तो दूर की बात है। दुबे जी, कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, आपकी 2-3 वाक्यों में टिप्पणी जो हमारे कांग्रेसी मित्र कह रहे हैं और जो भाजपा की प्रवक्ता कह रही हैं, उस पर आपकी राय की कितना सही और कितना सच के दूर है? देखिए, आपने एक सलवा जुडुम शब्द का इस्तेमाल किया। सलवा जुडुम आने के बाद स्थिति जो है बस्तर में बिगड़ी, कई गांव खाली हो गए, जो सलवा जुडुम कैंप भी जो बने थे वो भी जो है वो उतने सार्थक नहीं रहे, और नक्सली आतंक इस कदर बढ़ा कि यहाँ के आदिवासियों को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा जो है वहां पे पड़ोसी राज्यों में बहुत सारे लोगों को जाके श्रेणी पड़ी, तो वहां पे जाके शरण लेनी पड़ी, वहां पे जाके उन लोगों को रोजी रोटी कमानी पड़ी। बहुत बाद में धीरे धीरे आदिवासियों की वापसी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो है एक सार्थक प्रयोग हुआ था। मैं इनकार नहीं करता कि कुछ नहीं हुआ, हाँ। लेकिन क्या है कि वो 16 और 17 और 18 का दौर था, 2016-17 बिल्कुल समय जब एक आक्रामकता के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन देर हो चुकी थी। बिल्कुल देर हो चुकी थी, और यहां भी थोड़ी समय की देर हो रही है। चर्चा को हम आगे बढ़ाने में थोड़ा सा विवश हैं। तो कुल मिलाकर तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूं। दुबे जी आपका भी, धनंजय जी आपका भी, और किरण जी आपका भी बहुत साधुवाद। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो कुछ काम बगैर सरकार कर रही है उसके नतीजे आना शुरू हो गए हैं। आदिवासियों में, नक्सलियों में विश्वास पैदा हुआ और अब वो एक तरह से हिंसा का रास्ता छोड़कर आम जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ लाल आतंक से मुक्त होने की स्थिति में आ रहा है। गुहार छत्तीसगढ़ में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।